बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो कि आपका 19 फरवरी 2024 को हिंदी इलेक्टिव का सीबीएसई बोर्ड का पेपर होने वाला है। तो इसी दिन की प्रिपरेशन के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझने वाले। ठीक है, बेसिकली देखो, आपके हिंदी इलेक्टिव के सीबीएसई बोर्ड के लिए हमने अपने चैनल पे 10 प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम आपके बोर्ड की तैयारी के लिए 10 सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसी सीरीज का हमारा दूसरा सैंपल पेपर होने वाला है और उसका ये पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो आ जाइए एक बार हम पैटर्न को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए, जब आप अपना बोर्ड पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको 4 सेट में से कोई भी एक सेट मिलेगा और ये पेपर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका कोड नंबर यहाँ पे होगा, जैसे आंसर शीट में लिखना होगा। इनबॉक्स में आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, एक चीज ये जरूर देख लेना कि पेपर में ना टोटल आपके 14 क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि 10:30 से 1:30 बजे तक आपका पेपर है, तो 15 मिनट जो है ना वो आपको पेपर पढ़ने के मिलते हैं, यानी कि पेपर आपको 10-15 पे मिल जाएगा। ये वहाँ का जो एग्जामिनर होगा वो देख लेगा। ठीक है, चलिए, रही बात पैटर्न की, तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। पैटर्न बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान कैसे? क्योंकि पेपर जो है वो केवल आपका 2 सेक्शन में डिवाइड है। एक तो है खंड आ, जिसमें कि आपके वास्तुपरक यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। दूसरा खंड बा है, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न है। दोनों सेक्शन को मिला के प्रश्नों की संख्या टोटल जो है वो 14 है। ओके, अब आपका जो खंड आ रहेगा सेक्शन ए, इसमें बेसिकली 40 वास्तुपरक प्रश्न है, यानी कि टोटल जो है वो आपसे 40 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इस सेक्शन आ के अंतर्गत। ठीक है, अब जो खंड बा है ये बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इसमें 8 आपके वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें आपका रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति माध्यम, ठीक है, अंतराल जो किताब है इसके क्वेश्चन आंसर, काव्य खंड, गद्य खंड की सैपसम व्याख्याएं, ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी वीडियो है ये पार्ट 1 है, जिसमें हम खंड आ को समझेंगे। पार्ट 2 की जो अगली वीडियो रहेगी उसमें खंड बा को। ठीक है, आपके 10 के 10 सैंपल पेपर और इस पार्ट 2 की जो वीडियो का लिंक है वो आपको मैं आई बटन में भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कहीं से भी जाके आप जरूर से देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है इस पेपर का, वो यहाँ पे शुरुआत हो जाता है खंड आ, जो कि वास्तुप्रक रहने वाला है। अब इसमें देखो, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो कि एक गद्यांश होता है, ठीक है, अपठित गद्यांश, जिसे हमें पढ़ना होता है और उससे संबंधित हमसे जो है वो 10 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो आंसर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। इसी प्रकार से एक आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, जो कि पद्यांश वाला यानी कि काव्यांश जैसा होता है। ये 8 नंबर का आता है, अपठित। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चन 1 और 2 को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि क्या है, अरे पेपर आएगा, अपठित है ही, पढ़ेंगे, समझ के कर लेंगे। लेकिन जब तक आप 5 से लेके 10 गद्यांश और 10 पद्यांश की प्रैक्टिस नहीं करोगे, पेपर में आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ कैसे करें, क्योंकि जब आपने प्रैक्टिस की हुई होगी तो आप आसानी से कर लोगे। इसीलिए मैं क्या करूंगा, आपको हर एक सैंपल पेपर के ये दोनों क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ आप भी पढ़ना और अभी समझ जाओगे अच्छे तरीके से। और एक चीज पता है क्या है, जब आपको 15 मिनट पढ़ने के मिलते हैं ना, आप उसको यूज करो। पेंसिल लेके जाओ, हिंदी और इंग्लिश के पेपर में यूज करो उसको। 15 मिनट में इन दोनों को पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लगता है उसे अंडरलाइन करो और एमसीक्यू का आंसर ढूंढते चलो। बहुत आसानी से आपका पेपर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बेसिकली हमारा एक अपठित गद्यांश है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर इससे संबंधित जो हमसे 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, हमें उनका आंसर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ना, और पढ़ते हुए ना जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है आप उसे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति जन्म पर आधारित है, ठीक है, ब्राह्मणी सिद्धांतों के अनुसार। और जो श्रम विभाजन है ये मनुष्य की रुचि पर आधारित है। ठीक है, यदि हमें एक कुशल व्यक्ति, एक सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करना है, तो इसके लिए हमें व्यक्तियों की जो क्षमता है उसको इस सीमा तक विकसित करना होगा
जिससे कि वे अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपना पेशा, अपना कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। ठीक है। ठीक इसी के विपरीत जाति प्रथा है। उसमें सिद्धांत ये है, दूसरे सिद्धांत, कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी जो निजी क्षमता है, ये जन्म से ही निर्धारित होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है माता के, तभी से उसका पेशा निर्धारित हो जाता है 4 वर्णों के अनुसार। जैसे ब्राह्मण का क्या कार्य होगा, क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय माँ गर्भ धारण की हुई है तो वो उसका बेटा क्षत्रिय ही होगा। वैश्य है तो उस प्रकार से कार्य पहले से डिसाइड हो जाता है। ठीक है। जाति प्रथा का जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, यानी कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण के साथ साथ मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे में बांधे रहने के लिए भी मजबूर करती है, भले ही पेशा उसके लिए सही हो या ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए, किसी का जन्म मान लेते हैं कि बेसिकली ब्राह्मण वर्ग में हुआ है, ठीक है, उसका बाद जो जन्म है ब्राह्मण में हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि वो क्षत्रिय की तरह एक क्षत्रिय बने, लेकिन जन्म की वजह से, जाति प्रथा की वजह से उसे जीवन भर वही मंत्र यज्ञ वगैरह करने ही पड़ेंगे, जो कि उसके लिए अनुपयुक्त या फिर ठीक है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में जो निरंतर डेवलपमेंट होती जा रही है, इससे यह परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है यदि उसके लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, उसको स्वतंत्रता ना मिले। ठीक है, क्योंकि अगर वो काम नहीं बदलेगा तो भूखा मर जाएगा। इसीलिए हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो कि उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसे परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है। तो बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा कारण क्या है भारत में? जो जाति प्रथा का, इसको काम को लेके जो उनका पेशा है उसके बारे में। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई जाति प्रथा काम के बारे में। अब आ जाइए एमसीक्यू को समझिए। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? कुशल श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि एक अच्छा, कुशल और एक अच्छा श्रमिक मतलब समाज अगर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? उसके लिए हमें चाहिए प्रांतीय समानता को त्यागना, जातीय समानता को त्यागना, जातीय जड़ता को त्यागना या फिर समानता को त्यागना। तो क्या है, हमें जो है ना, जातीय ये जो नियम वगैरह हैं, इन सभी को त्यागना पड़ेगा, तब हम एक कुशल समाज का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जाति प्रथा का सिद्धांत दूषित क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसमें जो है ना, व्यक्ति की क्षमता के अनुसार चुनाव नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसके कार्य का, उसके पेशे का पहले ही निर्धारण हो जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जाति प्रथा मनुष्य के साथ क्या करती है? तो जाति प्रथा क्या करती है मनुष्य के साथ में? उसे एक ही पेशे में जीवन भर बांधे रखती है, उसे अलग ही नहीं होने देती। ठीक है। ओके। चौथा क्वेश्चन, हमारे समाज में ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है, तो सबसे पहला तो है उद्योग धंधों में निरंतर विकास की वजह से व्यक्तियों के द्वारा अपना पेशा नहीं बदला जा रहा है, वो एक ही काम को बस उसे करते आ रहे हैं, जबकि उन्हें थोड़ा सा उसे बढ़ाना चाहिए, लेकिन उसी मशीन पे, उसी प्रक्रिया पे करते आ रहे हैं। ये भी एक रीजन है। व्यक्तियों के द्वारा नई तकनीकों को नहीं अपनाया जा रहा है। आजकल के टाइम पे जो एआई आया, एआई टूल्स आ रहे, चैट जीपीटी है, ये सभी जो है ना टेक्नोलॉजी, इसको लोग नहीं अपना रहे हैं, जबकि कई लाखों लोग इसके माध्यम से नौकरियों को पा रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, उसका चार्ज ले रहे हैं, बहुत सारे। तो ये सभी कारण है हमारे समाज में बेरोजगारी के। ठीक है। उसके बाद बच्चों, अक्षम श्रमिक समाज का निर्माण है, यानी कि जो अक्षम श्रमिक समाज है, ये किसका पक्ष है? समानता का दोषपूर्ण पक्ष नहीं, पेशे का निर्धारण नहीं, व्यवसाय का नहीं, बल्कि क्या है ये? जाति प्रथा का एक दोषपूर्ण पक्ष है कि जाति प्रथा की वजह से एक अक्षम श्रमिक का निर्माण हो रहा है। ठीक है। उसके बाद, जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है? सिंपल सी बात है, ये पेशे पर आधार है। इस पर पेशे पर आधार है। ओके। सातवां क्वेश्चन, श्रम विभाजन में समास क्या है? तो ये जो श्रम विभाजन, ये जो वर्ड आपने देखा, इसमें समास क्या है? इसमें समास है बच्चों तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। आठवां क्वेश्चन, ये जो स्वाभाविक शब्द है बच्चों, इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो ये देखिए, स्वाभाविक ना दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। एक है स्वभाव, ठीक है, प्लस में एक। ओके, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? घा वाला हो जाएगा एक। अगर ये पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है,
तो उपसर्ग हो जाएगा इसमें। देखिए उपसर्ग के लिए शब्द आएगा स्वभाव, ठीक है। उपसर्ग के लिए शब्द स्वभाव आएगा, तो इसमें स्व उपसर्ग हो जाएगा, भाव इसका नॉर्मल वर्ड हो जाएगा, इसी प्रकार से। चलिए, जाति प्रथा का एक दोषपूर्ण पक्ष है। जाति प्रथा के बारे में एक दोष है इसमें, क्या है? पेशे का गुणपूर्ण निर्धारण, ऐसा होता है क्या? आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपका पेशा मिलता है? नहीं। पेशे का स्वाभाविक आपके अनुसार मिलता है क्या? नहीं। आपकी इच्छा के अनुसार मिलता है? नहीं। बल्कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण। आखिरी क्वेश्चन, गद्यांश का सर्वाधिक उचित जो शीर्षक है वो कौन सा हो सकता है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, एक प्रथा एक दोष जाति प्रथा, या फिर जाति प्रथा एक दोषपूर्ण प्रणाली। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? का वाला राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। आपकी प्रैक्टिस भी हो गई अच्छे तरीके से और आपको समझ में भी आ गया। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा एक पद्यांश है यानी कि काव्यांश, 8 नंबर के एमसीक्यू होंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले से पढ़ते हैं। मैंने हंसना सीखा, मैं नहीं जानती रोना, वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, मैं असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आंखों के आगे सुख का सागर लहरा, कहते हैं होती जाती खाली जीवन की प्याली है, पर मैं उसमें पाती हूँ प्रतिपल मदिरा मत वाली। उत्साह उमंग में निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में, आशा आलोकित करती मेरे जीवन की प्रतिक्षण को, मैं स्वर्ण सूत्र से वलित मेरी असफलता के घन, सुख भरे सुनहरे बादल रहते मुझको बादल घेरे, विश्वास प्रेम साहस है मेरे जीवन के साथ। अब ध्यान से इसके एमसीक्यूज को समझो। बेसिकली ये एक कवित्री के द्वारा बात की गई है। तो सबसे पहली लाइन है, बरसा करता पल पर मेरे जीवन में सोना। ये जो लाइन है इसमें कवित्री का सोना का क्या अर्थ है? ठीक है, तो देखिए, वर्षा करता पल पल, क्या जो पल पल है सोना उसके पास आता है, कंचन, आनंद या फिर आराम? यहाँ पे देखिए राइट आंसर आनंद है, क्योंकि आराम जो है ना वो केवल इस चीज को दर्शाता है कि आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिल रहा है केवल, लेकिन आनंद में रिलैक्सेशन, ठीक है, हैप्पीनेस और भी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सोने का मतलब क्या है? यहाँ पे सोने का मतलब है आनंद। ओके, दूसरा, असफलता के बादलों को कवित्री ने किससे घेर कर रखा है? ठीक है, तो असफलता के जो बादल हैं उसे मतलब कवित्री ने किससे घेर कर दिखाया है? स्वर्ण सूत्र से वलयित मेरी असफलता की है, किससे? स्वर्ण सूत्र से और सुख भरे सुनहरे बादल से। ओके, तो किससे है भाई? कवित्री ने असफलता के बादलों को सोने के सूत्र से घेर के रखा हुआ है ना? का वाला आपका राइट है। तीसरा क्वेश्चन, कवित्री के द्वारा विश्वास, प्रेम और साहस को अपना जीवन साथी बनाकर कहने का क्या निष्कर्ष है? ठीक है, जब कवित्री ये कहती है कि विश्वास, प्रेम और साहस उसके जीवन के साथी है, तो उसका कहने का क्या मतलब है? तो उसके कहने का मतलब ये होता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, हमें अपनी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में हमें विश्वास, प्रेम और साहस रखना चाहिए कि जिस प्रकार से अंधेरा आता है उसके बाद उजाला भी होता है, तो ये परिस्थिति अभी विकट है, वो आसान भी बनेगी। इसीलिए विकट परिस्थितियों में भी विश्वास, प्रेम और साहस जीवन साथी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, एक लाइन है, मुझको सुख सारे दिखाता, क्या? मुझको सुख सारे दिखाता। कवित्री ने यह अनुभूति कब करती है और क्यों करती है? तो कवित्री यह अनुभूति कब करती है? वो तब करती है जब लोगों के द्वारा प्रयोजनहीनता दर्शाए जाने पर। क्यों? मतलब कवित्री ये क्यों कहती है कि मुझको सुख सहारे देखता? वो इसलिए कहती है क्योंकि लोग जो हैं वो प्रयोजनहीनता को दर्शाते हैं, उनके पास कोई मोटिव ही नहीं है अपने जीवन का। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसार जो है वो सुखों से भरा हुआ है इसलिए। ठीक है, चलिए, पांचवा क्वेश्चन, कवित्री जो है वो असफलताओं को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो किस रूप में? प्रसन्नता के साथ। देखिए, एक कोट है कि यदि आप अपने कर्म को करते जाओ
ठीक है, बिना फल की चिंता किए हुए, तो आप ना तो उसकी हार से और ना तो उसकी जीत से कभी विचलित नहीं होंगे। यदि आप कर्म इस हिसाब से कर रहे हो कि मुझे विजय ही चाहिए, ठीक है, और आपने बहुत सारी अपनी जो है आकांक्षाएँ बना ली हैं, तो डेफ़िनिटली आपको दुःख बहुत मिलेगा जब आप हार जाओ। लेकिन आप बिना फल की चिंता हुए कर्म करते जाओगे, तो हार से भी आपको डर नहीं लगेगा, ना ही तो जीत से डर, ठीक है? तो कवित्री ये यही कहती है कि असफलता को मैंने प्रसन्नता के साथ में ग्रहण किया, क्योंकि हर एक चीज़ से हमें जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है? चाहे वो हार हो या फिर जीत। छठा क्वेश्चन, आधुनिक जीवन में मनुष्य के सामने अनेक समस्याएँ आती हैं। इस कविता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? कविता में निज संदेश द्वारा स्पष्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट। बट यहाँ पे समस्याएँ तो आती हैं, सॉल्व कैसे किया जाता है? तो कहा जाता है कि मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। मनुष्य को अपनी समस्याओं के प्रति उसका एक सॉल्यूशन, समस्या को सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। ये नहीं कि समस्या आई और हाथ खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए, बस मेरा काम तो हो गया, अब नहीं, समस्या आए तो विश्वास से, प्रेम से, सहजता से, संवेदनशीलता से, अपने दृढ़ निश्चय से समस्या को सॉल्व करो। ठीक है? ये बात थी। 7वां क्वेश्चन, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। तो उत्साह, उमंग और निरंतर रहते मेरे जीवन में। यहाँ पे देखेंगे जो ऊ शब्द है ये 2 बार आया हुआ है। ठीक है? तो जहाँ पे एक शब्द जब 2 बार आता है, एक शब्द नहीं वर्ण बेसिकली, ठीक है? वर्ण 2 बार आते हैं तो वहाँ पे होता है अनुप्रास। ठीक है? उसके बाद कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक जो है, वो कवित्री का जीवन है, यानी कि मेरा जीवन। ओके? तो इस प्रकार से कवित्री के बारे में ये जो बात थी, ठीक है? उनका ये जो पोएम थी, वो आपको समझ में आ गई? ठीक है ना? देखिए मुश्किल से अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं और आपने 2 जो आपके, एक गद्यांश था, एक पद्यांश, इसकी तैयारी भी अच्छी कर ली है, प्रैक्टिस कर ली अच्छे तरीके से, है ना? चलिए, अब यहाँ से शुरुआत हो जाता है बच्चों अगला सेक्शन, खंड ए का ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित। क्वेश्चन 3 क्या है? निम्नलिखित में निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, एक-एक नंबर के पाँच। आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। जे.के. हिक्की, ठीक है? जेम्स हिक्की ने भारत का जो सबसे पहला समाचार पत्र था, ये कहाँ से प्रकाशित किया था और उसका नाम क्या? ठीक है? तो नाम बेसिकली उसका था बंगाल गज़ट, ओके? क्या नाम था? बंगाल गज़ट। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये आया कहाँ से? कोलकाता से या फिर पश्चिम बंगाल से? तो ये आया था कोलकाता से, ठीक है? और तकरीबन 1780 के दशक के आसपास इन्होंने ये काम, ओके? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, जो अखबार होते हैं, ठीक है? न्यूज़पेपर जो हैं, वो हम रीडर्स को सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें जागरूक बनाते हैं, हमें शिक्षित बनाते हैं, हमारा मनोरंजन भी करते हैं। सूचना, जागरूकता, शिक्षा और मनोरंजन ये सारी चीज़ें, ठीक है? पत्रकार इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, इससे क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, समाचार लेखन के लिए किए गए लेखन को क्या बोलते हैं? पत्रकारीय लेखन। पत्रकारीय किए गए लेखन को पत्रकारीय लेखन, ठीक है? अब आपसे अगर एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि जो समाचार पत्र हैं, ये क्या कार्य करते हैं? सूचना देना, जागरूकता फैलाना, शिक्षित बनाना और मनोरंजन करना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, कविता लेखन के मुख्य घटकों में शामिल नहीं है, यानी कि कविता लेखन के कई तत्व हैं, उसमें से इसमें कौन-सा शामिल नहीं है? तो सबसे पहला, कविता के लिए ना, लेखन के लिए आपको भाषा का सम्यक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा, दूसरा है इसका शब्द विन्यास भी होना ज़रूरी है। उसके बाद भाव व विचार की अनुभूति अच्छी होनी चाहिए और आपको छंद की जो जानकारी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अतीत और भविष्य का सामंजस्य होना ये बात, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बहुत सारी बातें कविता के बारे में पता चलेगी, ठीक है? देखिए क्या लिखा हुआ है, कविता जो है ये इंसान के मन को अभिव्यक्त करने वाली एक सबसे पुरानी कला है, यानी कि कविता के माध्यम से हम अपने हाव-भाव को, अपने मन की अभिव्यक्ति को लोगों के सामने रखते हैं, जो कि बहुत ही पुरानी कला है, बिल्कुल राइट है। वाचिक यानी कि जब हम सुनने की बात, ठीक है? वाचिक यानी कि सुनना, तो वाचिक परंपरा में जन्मी जो कविता है, आज लिखित रूप में मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है?
पारंपरिक लोरियां, मांगलिक गीत, श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए जाने वाले लोकगीत, तुकबंदी, ये सभी इसी वाचिक परंपरा के उदाहरण हैं। शब्द, अर्थ, इन सभी के संयोग से, इन सभी से एक रसयुक्त वाक्य बनता है, संगीत में विचार बनता है जो कि कविता को और अच्छा बनाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो चारों की चारों जो बात है वो सही है। यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? घा वाला जो ऑप्शन है ये राइट। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कहानी का केंद्र बिंदु कौन है? इसे कहानी का प्रारंभिक नक्शा माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, दो एमसीक्यू हैं। कहानी का प्रारंभिक नक्शा किसे माना जाता है और कहानी का केंद्र बिंदु कौन है? तो वो कौन है भाई? वो होता है कथानक, बोलने वाला, स्टोरी टेलर। ओके, तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित। ठीक है, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा तो इसमें दो एमसीक्यू कविता वाले हैं, है ना? कविता वाले, इवन मैं कहता हूँ तीन है। लेकिन जब नेक्स्ट पेपर आएगा तो उसमें अगले चैप्टर से दो से तीन एमसीक्यू लेंगे, अगले पेपर में उससे दो से तीन से चैप्टर के एमसीक्यू। तो ऐसे क्या होगा, हर एक चैप्टर से संबंधित आपके कई सारे एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, इस पेपर की। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से रहने वाला है। पहला क्वेश्चन हमारा काव्यांश से है। एक काव्यांश दिया गया है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उससे संबंधित 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उनके आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख सुख में रहे न्यस्त। ठीक है, हो इसी कर्म पर वजपात, यदि धर्म रहे न सदा मान। ठीक है, ये बेसिकली सरोज स्मृति जो काव्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, उससे लिया गया है। ठीक है, आ जाइए एमसीक्यूज को देखते हैं। तो लिखा गया है, भर जलद धरा को ज्यों अपार। ये जो पंक्ति है इसमें क्या दर्शाया गया? तो इस पंक्ति में वैमनस्य, अनुभव और प्रकाश बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे दर्शाया गया है स्नेह को, और किसके? पिता निराला जी के अपने पुत्री सरोज के। ओके, दूसरा क्वेश्चन, कवि जो है वो स्वयं को भाग्यहीन कहकर क्या सिद्ध करना चाहता है? कवि कहता है मैं भाग्यहीन हूं, ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके पारिवारिक सदस्यों का बिछोड़ हो चुका है। पहले जब सरोज का जन्म होता है तो उसकी पत्नी यानी कि सरोज की माँ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पुत्री सरोज की भी ऐसे में मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो है इसको पढ़ते हैं कि कथन दिए गए हैं, तो कवि सरोज को शकुंतला के समान बताया गया है। कवि सरोज को शकुंतला के समान मानते हैं, गलत। पुत्री सरोज को पुत्री सरोज की जो मृत्यु थी वो असमय हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। और शकुंतला के समान मानते थे, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। सरोज की मृत्यु अपने ससुराल में हुई, ये गलत। तो जिसमें हमारा पहला दूसरा सही हो। ठीक है, पहला दूसरा यहाँ पे ये जो है ना, एक सेकंड, ओके, ये वाला गा वाला जो है ये हमारा राइट हो जाएगा, पहला और दूसरा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हो इसी कर्म पर वजपात, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि अब मेरे सामने कुछ भी सिचुएशन आ जाए, मैं उससे नहीं लड़ूंगा क्योंकि जीवन भर लड़ते लड़ते अब मैं थक चुका हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे अब वह आत्मसमर्पण करने जा, वो इसी कर्म पर वजपात, इसका ये मतलब। ठीक है, दुख ही जीवन की कथा रहे, इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं वियोग अवस्था के बारे में। इसके बारे में, वियोग अवस्था के बारे में, जो कि उनकी पुत्री उनकी पत्नी से रही। ठीक है, ये आपका ये आंसर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब इसी का हम क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, जो कि अंतरा का गद्यांश जो है चैप्टर वाला उससे लिया। तो ये गद्यांश कोटल से लिया गया है, आइए पढ़ते हैं। ये जो ठिगने से लेकिन शानदार दरखत गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूं? सिर्फ जी ही नहीं रहे, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला है? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी और पैठी मजबूत होती है। ये पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहनता से अपना भोग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत प्रतीत अलमस्त है ना? एमसीक्यूज देखते हैं। तो सबसे पहला, तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक पाठ को पहचानिए। पाठ का क्या नाम है बच्चों? कुटज। और लेखक कौन है? कुटज के लेखक क्या ममता कालिया है? नहीं।
ममता कालिया दूसरा देवदास की कवित्री हैं, लेखिका हैं। ठीक है। कुटज के लेखक कौन है? कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ऑप्शन आपका गा वाला राइट है। ओके। अब एक लाइन कही गई है इसमें, ये भी पाषाण की छाती फोड़कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग खींच रहा। तो यहाँ पे पंक्ति में कुटज की किस विशेषता की बात की गई है? तो कुटज की जो है ना, दूसरों से हक छीनने की बिल्कुल नहीं, अपने मरने की चाह बिल्कुल भी नहीं। तो ये उसकी जिजीविषा यानी कि उसके जीवन जीने की इच्छा और साथ ही जीवन जीने के प्रति उसके किए जाने वाले कठोर प्रयत्न को दर्शाता है। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मन की परवशता का क्या परिणाम है? यानी कि यदि आपका मन किसी के वश में हो जाए तो उसका मतलब क्या है? कि आपका मन सुखी होता है दूसरे के वश में होने से? नहीं। मानव सफल हो जाता है? नहीं। बल्कि मानव का मन दुखी होता है। मानव बहुत ज्यादा दुखी, सैड फील करता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, लेखक ने फुटज के माध्यम से मानव जाति को क्या उपदेश दिया है? तो लेखक कहता है कि हे मानव, जिस प्रकार से ये कुटज अपनी विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से तुम भी अपने जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़। दूसरी बात ये कहते हैं कि अपनी आंतरिक शांति के बल पर असंभव को भी संभव किया जा सकता है। जब आपका मन एकदम शांत है तभी आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज है। क्या कभी ये बोलते हैं कि विषम परिस्थितियों में अपने घुटने टेक दो? कभी नहीं बोलते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ वाला जो है बच्चों, ये एकदम सही बैठेगा। ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आखिरी है। फुटज कहाँ हरा भरा व जीवंत बना रहता है? तो अभी देखा था हमने, कहाँ पे बना रहता है? हिमालय पर्वत की चट्टानों पर। कहाँ पे? हिमालय पर्वत की चट्टानों पे। अब ये देखिए, एक है कि शिवालिक की सूखी जिस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए वृक्ष द्वंद्वान्वित और अलमस प्रतीत होते हैं, और ये कहाँ पे है? ये हिमालय पर्वत की चोटी पे। ओके। चलिए आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इसका आंसर? ओके बताइएगा। वैसे आंसर मैंने बता दिया आपको, सी। अब यहाँ पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है अ, अंतराल भाग 2 से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर के। सबसे पहला बच्चों, जोदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? चलिए ये आंसर आई नो वेरी वेल कि 99% बच्चों को इसका आंसर पता है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है। सारे के सारे बच्चे कमेंट में बताओ कि सूरदास की झोपड़ी उपन्यास किसका अंश है। ठीक है। इसमें से कौन सा राइट है, सारे बच्चे बताएंगे एक बार। ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, जिस बच्चे का सबसे पहले आंसर आएगा, ठीक है, उसको मैं हार्ट भी कर दूंगा, साथ ही पिन भी कर दूंगा, ताकि और बच्चों को भी पता चले। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था? जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? ठीक है। तो जगधर की छाती, बेसिकली जब भैरव ने सूरदास की झोपड़ी जलाई तो जगधर की छाती पर सांप लेट रहे थे, इसका मतलब ये है क्योंकि भैरव ने सूरदास की पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे, और जगधर कहता था इसको बिना काम किए हुए, बिना मेहनत किए मिल गए, और इसने एक गरीब को ऐसा किया है वैसा किया है, इसलिए उसके छाती पर सांप लौट रहे इस प्रकार। ये मुहावरा है बेसिकली। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पे बताइए कि जो नीम का फूल होता है, इसको किस बीमारी से पीड़ित जो मरीज है इसके लिए उपयोग किया जाता है? तो नीम का किसके लिए उपयोग होता है भाई? पीलिया के लिए होता है। एलर्जी के लिए तो कभी नहीं होता। कैंसर का तो कोई मैटर ही नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे? चेचक के लिए उपयोग होता है। जब चेचक हो जाता है ना, माता निकल जाती है, उस टाइम नीम के फूल का, नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन क्या है कि यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। यूरोप और अमेरिका के लोग अपनी इस उजाड़ सभ्यता की जो पद्धति है उसको बदलना भी नहीं चाहते हैं। तो दूसरा भी सही है। वातावरण को गर्म करने वाली जो भी गैसें हैं वो सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर भी वे इस जीवन पद्धति के साथ में समझौता नहीं करते। तो क्या बोलेंगे सर? बोलेंगे सर जी घा वाला हमारा राइट है। ठीक है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 5। विश्वनाथ ने, लेखक विश्वनाथ ने दिलसार गार्डन के डियर पार्क में क्या देखी? अब ध्यान से देखिएगा। क्या देखी स्त्रीलिंग है। तो मोरनी, कोयल, बत्तख, बुलबुल, अरे सर भी तो वही। चलिए क्या देखी थी बेसिकली?
तो उन्होंने एक बत्तख देखी। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन। लेखक प्रभास जोशी जब वो नर्मदा मैया के पास में बैठते हैं उसके किनारे, गंगा किनारे, तो उन्हें कैसा, मतलब नर्मदा के किनारे, नदी के किनारे, तो उन्हें कैसा आनंद मिलता है, किस प्रकार का सुख मिलता है? माँ की गोद में बैठने के जैसा, स्वर्ग प्राप्ति जैसा, सुगंधित बाग में घूमने जैसा, या फिर ऐश्वर्य भोगने जैसा आनंद? किसका आनंद मिलता है? माँ की गोद में बैठने जाता। और आप कभी भी नदी के पास में जाए या तालाब के पास में, अगर जहाँ पे शांति है वहां पे आप बैठोगे ना, तो लिटरली आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि जीवन की सारी मेरी कठिनाइयाँ, मेरी परेशानियाँ सब दूर हो गई हैं। ठीक है? इसीलिए तो लोग कहते हैं कि नेचुरली ब्यूटी देखा करो। ठीक है? 7वां, वातावरण को गर्म करने वाले जो गैसें हैं, ये किन देशों से निकलते हैं? अभी आपको बता ही दिया। किससे? यूरोप और अमेरिका से, है ना? चलिए, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। अब यहाँ पे बच्चों हमारा रहता है अगला सेक्शन, जो कि है खंडवा। ये वर्णांतर प्रश्न है और इसे समझेंगे हम पार्ट 2 की वीडियो में। ओके, पार्ट 2 की वीडियो का लिंक और आपके 10 के 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर जो हैं, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।